Welcome back again. I welcome all of you on my YouTube channel. Through this video, we would be talking about RBI Grade B Phase 2 exam. Some tips and strategy would be shared. I know थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में. I am late by 7 to 8 days, but still, whatever I would be sharing, whatever I would be discussing, all these would be definitely helpful for your exam. I would be also talking about for few minutes about expected cutoff and result date. Though I have already discussed these things in my टेलीग्राम चैनल, जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग अहेड, आई हैव लॉन्च्ड माय आंसर राइटिंग एवेल्यूशन प्रोग्राम, और ये कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोग्राम है फेज 2 एग्जाम के लिए. ओके, एज यू कैन सी द टाइटल, ऑल द डिटेल्स about this particular course or about this particular program is already mentioned over here. और ये आपको कोर्स पोर्टल पर भी जाके वहां पर भी और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. आप चेकआउट कर सकते हो courses.edugrad.in/learn, या आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो डाल दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप लिंक को एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर आपको तीन तरह की चीजें बताता हूँ. तीन तरह के कंपेडियम्स मिलेंगे. कंपेडियम्स आर बेसिकली द नोट्स, जो बुकलेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको मेरे यहाँ कंपेडियम्स बोला जाता है. तो फर्स्ट वन इज फॉर आंसर राइटिंग, जिसमें आपको मॉडल आंसर होगा फॉर ESI एंड FM. सेकेंड इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कंपेडियम, विच वुड कवर योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव थॉरोली. एंड द थर्ड वन इज स्कीम्स कंपेडियम. Apart from this, we would also provide you reports as well as सर्कुलर्स के अलग से आपको मिलेंगे. हालांकि ये चीजें जो है ये स्पेशल नहीं है, ऑलरेडी PIB 360 में कवर्ड है. PIB 360 मैगजीन में ये चीजें हैं, और ये चीजें आपको या मैगजीन्स मेरे ऑलरेडी कवर्ड है. ये चीजें आपको एडिशनली यहाँ पर मिलते हैं. तो यू कैन इनरोल, और इसमें आपको मॉक टेस्ट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार की 48 आवर के अंदर आपके आंसर, जो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है उसका एवेल्युएशन 48 आवर के अंदर मिल जाए. ओके, ऑल द एवेल्युएशन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स. तो मैं वही बात कर रहा था, ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है ब्रजेश मोहन के नाम से. यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी कई सारे स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करते रहता हूँ. जब भी मेरे पास कुछ आइडिया आता है वो मैं आपको शेयर करते रहता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बता रखा है, आप देख सकते हो. ये 21 अक्टूबर का, आज से 9 दिन पहले का जो है ये आपका मैसेज है. उसमें मैंने काफी कुछ डिस्कस किया था. आई टॉक्ड अबाउट दैट, एंड इन दैट आई टोल्ड यू दैट आई विल मेक अ वीडियो टुमारो, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड. एज आई सेड, आई वाज ऑक्यूपाइड विद द सेबी कोर्स. ओके, अभी मैं नया सेबी का कोर्स मैंने लॉन्च किया है. आई हैव क्रिएटेड 6 कंपेडियम्स देयर टू, एंड ऑल ब्रांड न्यू कंपेडियम्स, पूरा लेटेस्ट अपडेट पर लेटेस्ट डाटा के साथ वो मैंने क्रिएट किया है. तो उसी पर वर्क चल रहा था. हालांकि काफी 6 महीने से उस पर मैं वर्क कर रहा था, लेकिन चूंकि अब मैं लास्ट मोमेंट, आपको पता है कि एडिटिंग वगैरह काफी बड़े पैमाने पर करनी पड़ती है. ओके, तो वो चीजें चल रही थी. उसके अलावा आपको पता है कि फेस्टिवल्स हैं. बीइंग फ्रॉम बिहार, वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल विच इज छठ पूजा. ओके, तो इस कारण से आई वाज ऑक्यूपाइड एंड आई गॉट फ्री यस्टरडे. तो मैं आपको आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज आपको अपलोड कर रहा हूँ इसको. तो ये सारी बातें मैंने बताई थी. चूंकि ऐसा पहली बार हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट RBI हैज गिवन अराउंड 45 डेज. और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम कहने का मतलब कि पिछले 5-6 साल से जब से मैं एग्जाम को ट्रैक कर रहा हूँ, तो आई हैव सीन दैट दे यूज्ड टू गिव 25 to 30 डेज मैक्सिमम इन बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. बट दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन यू 45 डेज. और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक प्लान भी उस टाइम पर शेयर किया था कि यू कैन डिवाइड दिस 45 डेज इन 3 पार्ट्स. ओके, 15 डेज ईच, एंड अकॉर्डिंगली आप जो प्रिपेयर कर सकते हो फेज 2 के लिए. और उसके अलावा आप लोग रिजल्ट के बारे में काफी लोग पूछ रहे हो, तो रिजल्ट के बारे में मैंने बता रखा था. रिजल्ट वुड बी कमिंग अराउंड 15 to 20 नवंबर. ओके, मुझे नहीं पता आप लोगों को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आ रही है, 2 हफ्ते में आ रही है. सो इट वुड बी कमिंग अराउंड दिस टाइम. और इसका एक नोशन भी यही है कि RBI ऐसा नहीं कि रिजल्ट कंप्लीट, मतलब रिजल्ट बनने में लेट लगता नहीं. दे बेसिकली होल्ड इट टिल दैट टाइम. ओके, तो आपको इसी टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा. इनफैक्ट इससे थोड़ा और लेट भी हो सकता है. देखो, अगर आप रिजल्ट का वेट करके जो प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे फेज 2 का, तो होने से रहा. ओके, बिकॉज सिलेबस इज ह्यूज, एंड इन दैट केस अगर आप
71 या 70 72 इस तरह से स्कोर कर रहे हो, तो आई बिलीव दैट बेस्ड ऑन मल्टीपल डिस्कशंस या जितने भी मैंने आपको पोल वगैरह कंडक्ट किए या अलग लोगों के पोल्स वगैरह को सबको मैंने जो है उसको स्टैटिस्टिक्स यूज करके जब मैंने कैलकुलेट किया, सो आई एम गेटिंग 3 काइंड्स ऑफ डाटा, 71, 71.5 and 72.5. These are the data that I am getting. These are the possible cutoff for general category. ओके, दीज आर द पॉसिबल। तो अगर आप इस रेंज में स्कोर कर रहे हो 70 to 73 के बीच में स्कोर कर रहे हो, तो यू कैन बिलीव दैट यू कैन क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है कि आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर, आगे के स्लाइड्स में यहीं पर देख लीजिए, आप लोग बोलोगे कि सर व्हाट कुड बी द सेक्शनल कट ऑफ। देखो सेक्शनल कट ऑफ जो मैं पिछले 5-6 साल से देखा हूँ वो 3 तरह से वेरी किया है, 15, 20 एंड 25। लास्ट ईयर वैकेंसी डिक्रीज अ लॉट, तो इसीलिए क्या हुआ कि एकदम से आरबीआई ने ओवरऑल को ज्यादा इंक्रीज करने के बजाय सेक्शनल को इंक्रीज कर दिया। द मोमेंट सेक्शनल इंक्रीजेज, और चूंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर क्वांट और रीजनिंग डिफिकल्ट था, तो 25% कट ऑफ पर काफी सारे लोग ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हैं, तो ओवरऑल उतना इंक्रीज नहीं किया। ओके, ओवरऑल जो है वो इंक्रीज नहीं किया। तो ये चीज भी होती है, ये सिनेरियोज होते हैं जिसके बेसिस पर आपको जो है कट ऑफ वगैरह डिसाइड की जाती है। तो देयर कुड बी 3 केसेस, 15%, 20% एंड 25%। तो लेट सपोज अगर 15% रहता है तो जीए में बात कर लेते हैं। ओके, 12 मार्क्स जीए में हो सकता है। अगर 20% होगा तो ये आपको कितना चले जाएगा, ये आपको जाएगा 16 मार्क्स, और अगर ये जाएगा तो ये 20 मार्क्स होगा, राइट, 25% पर। तो जिस तरह से लोगों ने पेपर देखो, जब पेपर दे के लोग एग्जाम हॉल से बाहर आए, दे वर क्वाइट जॉयस कि हाँ भाई इस बार तो पेपर फोड़ दिया, किसी ने 120 अटेम्प्ट किया, क्योंकि जनरल अवेयरनेस था नहीं, वो जनरल नॉलेज था, एंड इट वर वन लाइनर टाइप। तो अब जब वन लाइनर रहता है तो इतना टाइम जरूर होता है कि आप 1 से लेकर 80 तक। प्रॉब्लम क्या होती थी पिछले 3 साल से कि पीपल वर नॉट एबल टू रीच इवन क्वेश्चन नंबर 80 इन जनरल अवेयरनेस। तो इसलिए होता था कि आपका अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली काफी कम रहता था। बट इस साल क्या हुआ, चूंकि क्वेश्चंस वन लाइनर ज्यादा थे जनरल अवेयरनेस में, तो पीपल वर एबल टू रीच टिल क्वेश्चन नंबर 25 इन 25 मिनट। ओके, तो इस कारण से अटेम्प्ट काफी ज्यादा हो गए। लेकिन अब सही अटेम्प्ट है नहीं है वो तो अलग बड़ी बात है, क्योंकि पेपर आपको डिफरेंट था। इट वाज नॉट द थिंग दैट यू हैड रीड, ये बेसिकली जनरल नॉलेज पर था, जो आपका प्रायर अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस्ड पेपर था जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का। एट द सेम टाइम क्यू एंड आर जो क्वांट और रीजनिंग था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वी कैन से, कि जैसे लास्ट ईयर वगैरह में थे उस तरह से, उससे कंपेरेटिवली इजी था। इंग्लिश वाज डिफिकल्ट। तो उस कारण से देखो, और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है 15 तो जाएगा नहीं, लेकिन 20% जो है, आई एम बेसिकली कन्विंस्ड दैट कि 20% सेक्शनल रह सकता है। तो आई एम कंसिडरिंग सेक्शनल कुड बी 20% एंड द कट ऑफ कुड बी 71-72 मार्क्स इन केस ऑफ फेज 1 एग्जाम। ओके, चलो ये तो बात हो गई आपको इस कट ऑफ वगैरह का। आ जाते हैं वीडियो के मेन पोर्शन पर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात क्या है, पेपर 3 पेपर होंगे। ओके, 2 पेपर एक साथ होता है और 1 पेपर एक साथ होता है। देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन। अब देखो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं या सेकंड शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया हूँ क्योंकि 1 साल हो गया अब तो लेकिन ये ध्यान रखना कि 2 पेपर जो है वो एक शिफ्ट में होता है और दूसरे एक शिफ्ट में एक ही पेपर होता है। वो आपका पूरा का पूरा जब आप रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह में सब कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन होते हैं। ओके, तो उसके लिए और ऑलरेडी पिछले साल का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके इस पर मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, ये इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। तो ये चीज सीन बनता है। एक बात यहाँ पर देखना है कि एक शिफ्ट जो है वो 2 आवर का होगा, जो ESI का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 30 मिनट और 90 मिनट है। और दूसरा शिफ्ट में क्या होता है कि इंग्लिश के साथ दूसरा पेपर होता है, तो इंग्लिश जो है वो आपका 90 मिनट का ही है। इसके साथ जो है जनरली FM का पेपर होता है, तो वो 2 आवर का पेपर होगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपको जो एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा इन वन सीटिंग विदाउट एनी ब्रेक, दैट वुड बी 3.5 आवर, एंड अनदर शिफ्ट में आपको 2 आवर बैठना पड़ सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 आवर वाला होता है, फिर ब्रेक के बाद जो आपको आते हैं, तो ये पहले वाला ये होता है, फिर ब्रेक मिलता है और इस तरह से होता है। आई एम नॉट श्योर येट।
ओके, मैं भूल गया हूँ, बेसिकली पता था मुझे, मैं भूल गया हूँ। तो इसी नहीं, यहाँ पर दूसरा देखो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको 90 मिनट का है और फिर ये भी 2 आवर का है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि सीटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ओके, दिस अभी क्या होता था कि आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे का पेपर दे रहे हो, 2 घंटे का पेपर दे रहे हो, लेकिन वहां पर जो है इस 3.5 आवर में यू वुड बी टाइपिंग फॉर 2.5 आवर्स कंटिन्यूसली। आप आंसर्स टाइप करोगे विदाउट एनी ब्रेक, आप खट्टे टाइप करते रहोगे वो 2.5 घंटे तक लगातार। इस वाले सिटिंग में, इस वाले में आपको 1.5 घंटे टाइप करोगे। तो ओवरऑल आप देख लो कि आपको कितना देर टाइप करना है। आपको 4 घंटे टाइपिंग करनी होती है 5.5 घंटे में, 5 घंटे में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा फेज 2 एग्जाम जो होता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द योर नॉलेज। वहां पर जाकर जो है ये एक तरह से बॉडी भी आपका रेडी होना चाहिए। उतने लंबे टाइम तक आपका दिमाग मेंटली जो आपको माइंड को रेडी करना पड़ेगा इतने लंबे टाइम तक पेपर देने के लिए लगातार। और एक ही दिन में सब कुछ होता है। सुबह में आप जाते हो 8 बजे के लगभग और शाम हो जाती है पेपर देते देते। तो इसीलिए, और ये होता है कि जो लास्ट के शिफ्ट होते हैं, जो अंतिम में क्या होता है कि पीपल गेट टायर्ड एंड वहां पर वो परफॉर्मेंस उतनी इफिशियंट नहीं हो पाती है। और इसका एक मेन रीजन है कि आप उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किए हो, उस तरह से आपने मॉक वगैरह नहीं दिए थे। आपने पूरा का पूरा कंप्लीट 3 मॉक एक दिन में देने का प्रैक्टिस नहीं किया था। ओके, तीनों पेपर का मॉक आपने एक दिन में नहीं दिया पूरा कंप्लीट फुल लेंथ, इसीलिए ये दिक्कत आई है। सो दिस इज द वन थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 एग्जाम। ओके, जहां तक रही बात कितना मार्क्स आता है, क्या क्या चीज होता है, वो तो ऑलरेडी आपको सब कुछ दिया हुआ, वो तो आपको पता ही होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। दिक्कत आती है तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता था। ओके, दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉर हिंदी मीडियम आपको जो है कीबोर्ड अलग से कुछ नहीं मिलता, उसी में आपको सेटिंग्स होती है, वो आपको फॉलो करना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। ओके, रेमिंगटन वाला आपको यूज करना होता है, लेआउट आपको यूज करना होता है, राइट। जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में आते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, दोनों में 2-2 पार्ट होते हैं। ये भी चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, कि अगर मैं बात करूं ईएसआई पेपर का, ये एफएम पेपर का, दोनों में सेम ही केस रहता है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 भाग में पेपर होंगे, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट। इसको मैं डी लिख लेता हूँ, इसको मैं ओ लिख लेता हूँ। अब देखो, इस दोनों में 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। इसमें भी आपको वहां पर ए एंड बी पार्ट होगा, मतलब वहीं पर इंटरनली आपको जो है दिखेगा ए एंड बी पार्ट। इस ए पार्ट में क्या होगा ऑब्जेक्टिव वाले में, और बी पार्ट में क्या होगा। ए पार्ट में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के आपको। और यहाँ पर 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, और यहाँ पर होंगे 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन। तो आपके 15, इसमें 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, यहाँ भी 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है। तो आपका मार्क्स कितना हो गया, 30 × 20 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, 40 और 10 हो गया 50। इस तरह से आपका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एग्जाम में। अब ये वाला सेगमेंट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। जो 2 मार्कर क्वेश्चन होता है, जो ये 20 क्वेश्चन होंगे, इसका टाइप क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये पैराग्राफ से हमें डायरेक्टली आंसर्स मिलता है, नो। ओके, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया होता है कि ये बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा कि एक तो पैराग्राफ को पढ़ के आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर ये, लेट सपोज कि पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन स्कीम। ओके, तो आपको ये पैराग्राफ में कहीं मेंशन नहीं होता है कि कौन से स्कीम्स के बारे में बात हो रही है। वहां पर एक्स मेंशन होगा, पैराग्राफ में एक ब्लैंक देकर एक्स लिख देंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट स्कीम एक्स। Okay, so by reading the passage, by reading the information given, you need to figure out first about which scheme they are talking about, and then once you decode that thing, later आपको उसके बेसिस पर जो है आपको वो एग्जाम का इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उस पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं।
उसके अलावा आपको जो है वो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, उसके लिए कितना बजट एलोकेशंस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस उस पर आपको जो है पूछे जाते हैं। और उसके अगर मान लो मल्टीपल पार्ट्स हैं, उस स्कीम के मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो उस पर आपको कितने पार्ट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ स्कीम, तो ये सब चीजें आपसे वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है वो काफी इन डेप्थ होता है, क्योंकि अब इसका रीजन समझो कि एक स्कीम से एक पैराग्राफ पर आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समटाइम्स 3 समटाइम्स 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो 4 क्वेश्चन पूछे रहे हैं, तो अगर मैं एक ही स्कीम से 4 क्वेश्चन रेडी करने जाऊंगा, if I prepare 4 questions just simply based on one particular scheme, so believe me कि एक या दो बनने के बाद मैं, चलो ठीक है, मैं एक पूछ लेता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, ओके, या इम्प्लीमेंटेशन कब तक इसका है, या कुछ 2-3 इजी पूछ लिया दो, बट दो मुझे काफी अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चारों के चारों तो आसान बनने से रहे, उतना इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थोड़ा सा डीप में जा सकता हूँ। इसीलिए आपको जो स्कीम्स कवर करने होते हैं वो गाइडलाइंस पीडीएफ से करने होते हैं। बाय रीडिंग ओनली पीआईबी ओनली से नहीं हो पाता है। पीआईबी में आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया रहता है। हालांकि आजकल क्या हो रहा है कि पीआईबी में पीआईबी एक्सप्लेनर भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, मैं शेयर भी करता हूं, पीआईबी एक्सप्लेनर आ रहा है। तो पीआईबी एक्सप्लेनर आपको काफी डिटेल रहता है, बट फिर भी अगर आप ओनली पीआईबी आर्टिकल्स काफी सारे टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर आपको रिकमेंड करते हैं पीआईबी पढ़ो, बट ये कोई नहीं बताता कि पीआईबी को, ठीक है फेज 1 के लिए आपको ठीक है, लेकिन जब फेज 2 में जाते हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है, थोड़ा सा और भी डिटेल आपको चाहिए होता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो आपको पीआईबी के साथ साथ क्या करना होता है, और देखो यहां पर जो स्कीम्स पूछे जाते हैं, द स्कीम्स दैट दे आस्क यू इन फेज 2 एग्जाम, दोज आर नॉट द, और दे डू नॉट आस्क यू एनी काइंड ऑफ एनी और एवरी स्कीम्स, दे आस्क यू मेनली द मेजर स्कीम्स, अम्ब्रेला स्कीम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बिगर इम्पैक्ट वाले। यहां पर याद रखना है कि इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ विच स्कीम वुड बी मोस्ट, वो चीज से जनरली आपसे पूछा जाता है। ये आपको मल्टीपल मिनिस्ट्री से हो सकते हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन से हो सकता है, एमएसएमई से हो सकता है, ओके, एजुकेशन से पूछते हैं आप, हालांकि नहीं पूछ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हो सकता है। उसके अलावा जो रिसेंटली लॉन्च हुए, जैसे कि अभी एक ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसके अलावा आपको ईडीआई जो था एक एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया है, उसके अलावा आरडीआई लॉन्च किया गया है। तो ये सब जो मेजर स्कीम्स है, दीज आर नॉट कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या इस सबसे मिनिस्ट्री नहीं है, ये सब जो है फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, जो ये मेजर अम्ब्रेला प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि अभी ट्रैवल्स के लिए जो है पीएम जुगाड़ लॉन्च किया गया है, जनमन लॉन्च किया गया है, तो वो सब जो है स्कीम्स होते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके एक स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 60,000 करोड़ का जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 60,000 करोड़ का प्रोग्राम लोन लॉन्च किया गया। तो वो सब प्रोग्राम्स आपके हो गए, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होता है। ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज आपको जब एनालिसिस करते हो, जब दूसरों के आप जैसे मेरे वीडियोज आपने देखे, तो इससे आपको ये चीज समझ में आया, क्लैरिटी मिली है, राइट। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन। हाँ, एक और चीज यहाँ पर समझने की बात है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां पर आप में से काफी सारे लोग इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली सही से नहीं पढ़ते हो। ओके, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए 10 मिनट मिलता है। तो रीड इंस्ट्रक्शंस, आप ऑब्जेक्टिव के लिए चलो ठीक है नहीं पढ़े, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस है वो जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि कौन सा की फंक्शन करेगा, कौन कौन सी की के क्या क्या फंक्शन होंगे। ओके, आप स्पेस देने के बाद जो है इंटर प्रेस नहीं कर सकते हो, ओके, डबल स्पेस प्रेस नहीं कर सकते हो, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, बुलेट नहीं कर सकते हैं, ये सब कई तरह की चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन की जाती है। तो वो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, उससे आपको काफी बेनिफिट होगा और ये टाइम सेव करेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलो ये तो बात हो गई अभी तक का। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस पोर्शन, लेट्स फोकस ऑन सिलेबस पोर्शन। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो 3 मेनली पेपर हैं, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जहां से आपको थ्योरी कवर करना है, बाद में एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ओके, एक है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, दूसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट, और तीसरा फाइनेंस, और तीसरा है मैनेजमेंट। ओके, ये तीनों मिलाकर 2 पेपर बनेंगे आपके। एक आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, जो जो चीज यहाँ पर पढ़ोगे करंट अफेयर्स पोर्शन, वही आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा ऐसे लिखने के लिए। ओके, तो वो पेपर आपको उसी से हो जाता है।
तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में 75% आपका करंट अफेयर्स होता है और 25% स्टैटिक होता है। 75% करंट, अब कोई भी करंट अफेयर्स नहीं होता है वैसे हमें समझना कि हाँ ये जनरल नॉलेज वाला करंट अफेयर्स नहीं, आगे मैं आपको उसको लिस्ट बताता हूँ। ये देख लो करंट अफेयर्स यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है, तो वही होते हैं। ओके, और 25% स्टैटिक में भी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आप अगर जब प्रिपरेशन 6 महीने पहले, साल भर पहले स्टार्ट करते तो मैं तभी बोलता हूँ कि यू कैन रीड द बुक, या जो भी चीजें आपको पढ़नी है पूरा पढ़ो। बट अभी क्या हो गया, अभी अपने पास लिमिटेड टाइम है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप सब कुछ पढ़ने जाओगे। दोनों में डिफरेंस है, 6 महीने पहले पढ़ने में डिफरेंस है और एग्जाम के पहले पढ़ने में डिफरेंस है, ये चीज समझना जरूरी है। अभी आप सेलेक्टिवली पढ़ते हो, अभी आप सेलेक्टिवली पढ़ते हो जिसका ROI ज्यादा होता है, जो जहां पर रिटर्न ज्यादा हो, जहां पर वेटेज ज्यादा हो, जिसका उस पर आप ज्यादा फोकस करते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। ओके, तो ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये स्टैटिक में भी कुछ चैप्टर्स में आगे रिकमेंड करता हूँ जिसको आप जो है 4-5 दिन के अंदर बस उसका गो थ्रू करके उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना है, उसको समझ लेना है, बाद बाकी फोकस शुड बी ऑन करंट अफेयर्स। ओके, सिमिलरली फाइनेंस में भी 60% करंट अफेयर्स होता है और 40% आपका स्टैटिक होता है। 60% करंट में आपको जो है मेनली RBI अपने करंट अफेयर्स पर फोकस करता है। फाइनेंस के करंट अफेयर्स में RBI अपने करंट अफेयर्स पर काफी फोकस करता है। और यहाँ पर भी स्टैटिक के कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये भी स्टैटिक किसके लिए करना होगा, डिस्क्रिप्टिव या 1 मार्कर में आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाता है, या आपको इवन एक पैसेज भी दिख गया। ऐसा नहीं है कि 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के 2 मार्कर में भी एक पैसेज अगर उन्होंने दे दिया अच्छा सा तो आप फंस सकते हो। आपको और एक भी पैसेज आपने छोड़ दिया तो आपके काम जो है खराब हो जाते हैं, रिजल्ट खराब हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका 40% स्टैटिक है। मैनेजमेंट में 100% स्टैटिक है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केस स्टडी वाले होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, मैनेजमेंट में क्वेश्चन केस स्टडीज के होते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस 100 मार्क्स में से 65 मार्क्स आपको मैनेजमेंट के होते हैं और 35 मार्क्स आपको फाइनेंस के होते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन को, याद ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्टिव के ऑप्शनल क्वेश्चन को भी, क्योंकि 3 में से 2 करना है, 2 आउट ऑफ 3 करना है, अगर आप वो चीज काउंट करोगे आपको ये दिखेगा कि मैनेजमेंट जो है वो 65 मार्क्स का था और फाइनेंस 35 मार्क्स का था। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये 2024 का पेपर है। 2024 के पेपर में आपको यहाँ पर 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है फाइनेंस मैनेजमेंट के। आप देख सकते हो कि 15 मार्क्स में पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स पर है जो कि फाइनेंस हो गया, दूसरा क्वेश्चन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का है, मैनेजमेंट हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी लीडरशिप थ्योरी से है, मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को, चूंकि मुझे इन 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो क्या मैं अगर ये दोनों अटेम्प्ट, मैनेजमेंट मेरा अगर अच्छा है तो अगर मैं ये दोनों अटेम्प्ट करता हूँ तो हो गए ना मेरे 30 मार्क्स यहाँ से आते हैं 10 मार्क्स में से। यहाँ पर भी 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको 10 मार्कर वो मैनेजमेंट से है, दूसरा आपको जो है फाइनेंस करंट अफेयर से है, FC लिख देते हैं, और तीसरा भी आपको फाइनेंस करंट अफेयर से है। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो हो गए ना यहाँ पर 40 मार्क्स। रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, उस ऑब्जेक्टिव में 25 के अराउंड मार्क्स जो है, मिनिमम 25 मार्क्स, बढ़ के 30 भी हो सकता है, 30 तक भी जाते हैं। तो ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, तो भी आपको 25 तो रहेगा ही रहेगा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो हुए ना 65 मार्क्स। तो मैनेजमेंट का वेटेज बहुत ज्यादा है। और लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि मैनेजमेंट 100% स्टैटिक है, और इसीलिए मैनेजमेंट में कभी भी मैं सेलेक्टिव स्टडी रिकमेंड नहीं करता हूं। इसका मेन रीजन यही है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में कोई टॉपिक नहीं पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में दूसरा टॉपिक पूछ लेते हैं, तो कंप्लीटली वो जो 6 यूनिट आपका दिया हुआ है ना, वो 6 के 6 कवर कर ही लेते हैं। इसीलिए आपको जो है अच्छे से मैनेजमेंट को पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू केयर अबाउट इन योर केयर अबाउट। ओके, चलो और भी कुछ है जो कि आप देखते चलते हैं। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अभी आपका प्रिपरेशन है वो सेलेक्टिव होना चाहिए, आप रिवीजन पर्पस के लिए स्टडी होना चाहिए। इनफैक्ट नॉट ऑल द रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल द स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। You need to prepare a list based on the impact। अब जैसे सर्कुलर है,
जो मेजर सर्कुलर्स हैं जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जिसके बारे में आरबीआई बड़े पैमाने पर वर्क कर रहा है, तो वो आपके लिए काफी, उसका हम लोग जो है इसको 3 भाग में बांटेंगे हम लोग। जैसे कि सर्कुलर्स को हम लोग जो है हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी, इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम इंपॉर्टेंट है और लो इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप इसको 4 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, इसको 2 ही बार पढ़ोगे और इसको 1 ही बार पढ़ोगे। इसको आप एग्जाम देने से 1 दिन पहले भी पढ़ लोगे। तो इसीलिए ये लिस्ट आपके लिए होना चाहिए आपके पास, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते हो, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते हो। ये भी फैक्ट है कि सब कुछ वहां पर इतना सारा चीज पढ़ के याद नहीं रख सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग है परफेक्शन इज नॉट द गोल। ओके, अब कोई यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, 50 मार्क्स के लिए मुझे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उस 4 में से मैं 3 ही अटेम्प्ट करता हूँ। गलत। आप एक अगर 10 मार्क्स का भी छोड़ देते हो या 15 मार्क्स का एक छोड़ देते हो, तो आप मानो कि आपका 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली आपका जा चुका है, आपकी स्कोरिंग ही 90 मार्क्स पे हो रही है, 85 मार्क्स पे हो रही है। ओके, तो वैसे केस में आप कंपटीशन से ऑलरेडी दूर जा चुके हो। सो आंसरिंग ऑल द 4 क्वेश्चन इज मस्ट इन टूडेज टाइम। 2021 में अगर कोई ऐसा बोलता तो ठीक था, लेकिन अब 2025 आ चुका है तो ये मस्ट है 4। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर परफेक्शन वाली बात कहाँ पर आती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने के चक्कर में 35 मिनट दे दिया या 30 मिनट दे दिया, मतलब 3 क्वेश्चन में 30-30 मिनट देकर जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया। ये टेक्निक अब वर्क नहीं करता है। ओके, आपको कोशिश यही करना है कि अबव एवरेज आंसर लिखना है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो मेरा डिस्क्रिप्टिव होगा उस पर डिस्कस करूंगा। बट ये ध्यान रखना कि आपको अबव एवरेज आंसर लिखना होता है और एक टाइम फिक्स कर लो 25 मिनट ईच, 25 मिनट ईच फॉर 15 मार्कर एंड 20 मिनट ईच फॉर 10 मार्कर। ये वाला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहता है और पेपर को आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, हालांकि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में, और फिर भी मैंने बता दिया कि परफेक्शन इज नॉट द गोल, कंप्लीटिंग द पेपर बाय राइटिंग द रिलेवेंट कंटेंट। अब देखो, कंप्लीटिंग पेपर का मतलब कुछ नहीं कि हाँ आम लगाम कुछ भी टाइप करके आ गए, नहीं। जो पूछा गया है वो सभी चीज को एड्रेस करते हुए बाय एड्रेसिंग ऑल द पार्ट। इंट्रोडक्शन आपके अच्छे होने चाहिए, कंक्लूजन अच्छे होने चाहिए, बॉडी में जो पूछा गया है, जो भी पार्ट्स है, जो भी माइक्रो क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करना। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, उसी हिसाब से वीडियो को थोड़ा सा बनाएंगे। ओके, देखो यहाँ पर दूसरी बात क्या है, इन मेंस आरबीआई हैज बीन आस्किंग 2 काइंड ऑफ करंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। ये 2 तरह के करंट अफेयर्स होते हैं। ओके, तो पीआईबी के जैसे मैंने बोला कि आपको पीआईबी में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, और लेकिन सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 महीने का जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसको आप हाई प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद आप मीडियम प्रायोरिटी वाले रखो, उसके बाद लो प्रायोरिटी रखो। साथ ही साथ एक्सप्लेनर, जो पीआईबी का एक्सप्लेनर है 6 महीने का, जरूर पढ़ लेना। ओके, न्यूज़पेपर के एक्सप्लेनर जरूर पढ़ लेना, ये आपको काम आते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए भी, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है। ओके, एंड रिपोर्ट्स में आप देखो यहाँ पर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके सारे रिपोर्ट्स करके जाने हैं। आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी, अंकटाड, नीति आयोग एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा कुछ अलग से भी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इस बार आईएलओ ने इंडिया सेंट्रिक इंप्लीमेंट रिपोर्ट जारी किया है। उसके अलावा आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर रिपोर्ट आती है एसडीएसएन की। ओके, वो रिपोर्ट हो गया, या हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, इस तरह के रिपोर्ट्स, या हंगर वगैरह पे आता है, या वैसे कोई भी रिपोर्ट जो कि आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर कर रहा है और जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जो सिग्निफिकेंस ज्यादा है, वो सब रिपोर्ट्स को भी आपको कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको जो है 3 तरह के लिस्ट होने चाहिए, हाई, मीडियम, लो के आपके जो है प्रायोरिटी वाइज लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फाइनेंस करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पर आरबीआई अपने पर काफी फोकस करता है। तो आरबीआई सेबी के नोटिफिकेशन, स्पीचेज डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के रिपोर्ट्स, सेबी के इनिशिएटिव्स, रिसेंट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग फाइनेंस, जैसे कि यहाँ पर जो भी चीजें आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में रिसेंटली हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट, जैसे कि सीबीडीसी था। ओके, सीबीडीसी क्या, ई रूपी हो गया, या आपको यूएलआई हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर हो गया। तो ये सब चीजें क्या, ये नई नई चीजें हो रही है बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई इन बैंकिंग सेक्टर।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली बनते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, जो एनपीसीआई काम करते रहता है, एनपीसीआई के द्वारा जैसे जैसे अभी फिनटेक समिट हुआ था जहां पर कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो वहां पर काफी सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। उससे पहले भी कई सारे इनिशिएटिव्स आपको जो है यूपीआई के रिलेटेड, पेमेंट गेटवे के रिलेटेड लॉन्च किया जाता है, तो वो सब आपके लिए होता है। उसके अलावा आरबीआई आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चलाता है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके इनिशिएटिव्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऑल दीज कम्स अंडर द करंट अफेयर्स पोर्शन। पीआईबी 360 मंथन और रिपोर्ट्स कंपेडियम को आप यूज कर सकते हैं। थोड़े से आपको अपने भी नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, थोड़ा इधर उधर आपको जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। 80% मेरा एफर्ट रहेगा, 20% या 30% आपको लगाना पड़ेगा, दोनों मिलकर 100% लगाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पीवाईक्यू है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आपके एनालिसिस के लिए दिया गया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला भी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम वाला, डिस्क्रिप्टिव यहां पर ये दिया हुआ नीचे अपन, और बैंक एग्जाम, ये हैंडल नाम है। तो इसमें आप जो है, मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए शेयर करता हूं कंटेंट, यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो ये भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सब शेयर कर रखा है आपके एनालिसिस के लिए। आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला भी मैंने शेयर कर रखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सिलेबस आप लोगों को पता है, सिलेबस ऑलरेडी आरबीआई ने दे रखा है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ कि आपको, जो मैंने बोला ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसको आपको कवर करना है, एंड यू शुड नॉट गिव मोर देन 7 days फॉर दिस थिंग, वो भी 2 to 3 hours मैक्स ऑन ईच डे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक्स बिल्ड करता है। पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट इज पॉवर्टी सबको पता है, पॉवर्टी के टाइप्स वगैरह आपको पता है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये सब आपको पता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है। देयर इज वन मोर थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के मल्टीपल टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल, ये आपको ढेर सारे टाइप्स होते हैं, तो वो सब जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो है स्कीम से रिलेटेड, कि विच हैज लिस्ट द 3 प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड 3 प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन के कौन कौन से प्रोग्राम सरकार चला रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कौन कौन से चला रही है। देन कम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू, ये बर्निंग इशू है, बर्निंग टॉपिक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी, आपको पता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती है, तो इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो डब्ल्यूटीओ को जरूर अच्छे से कवर करना। आप में से सभी लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को कर लेते हो, डब्ल्यूटीओ को छोड़ देते हो। जैसे कि डब्ल्यूटीओ का एक फिशरीज वाला जो है वो आपको अभी लागू होने वाला है, तो उसके बारे में जरूर पढ़ लेना, फिशरी सब्सिडीज के बारे में। ओके, देन कम्स द ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एलपीजी का कंसेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आपको 1991 वाला जो रिफॉर्म था वो आप जरूर पढ़ लेना। एंड देन कम्स द बीओपी। बीओपी पढ़ने से पहले आपको बीओपी क्राइसिस जो हुआ था 1991 में, वो भी जरूर समझें, और उसके बाद कैसे आरबीआई का क्या रोल है यहाँ पर बीओपी मार्केट में, ये चीज भी आप जरूर देख लें। ओके, एंड द सोशल इशू के अंतर्गत डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज देखना, जो आरबीआई ने वो रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स को ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपने सिलेबस में, तो वो चीजों को आप जरूर देखें। जैसे कि उन्होंने बोल रखा है कि यू नीड टू रीड प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर। उसके अलावा बुलेटिन्स, इंक्लूडिंग आरबीआई बुलेटिन्स आपको पढ़ने चाहिए, और कुछ रिपोर्ट्स दे रखे हैं जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट। उसके अलावा आपको रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस इन बैंकिंग 4 नंबर पर, 5वें नंबर पर आप देख सकते हो आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट दिया हुआ। साथ ही बोला होगा मटेरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई 20 वेबसाइट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका ईएसआई का सिलेबस है, तो ये रिपोर्ट आपका मस्ट है, ये रिपोर्ट आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। देन कम्स द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में फाइनेंस को, पहले फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस को 3 पार्ट्स में बांटा गया है।
द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल सिस्टम। उसमें अब की डेट में ये 3 चैप्टर जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप जो मैंने अपना कंपेडियम बनाया उसमें आरबीआई इनिशिएटिव्स का अलग से चैप्टर डाला है 2A करके, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब से जो है इससे आपको करंट अफेयर सेंट्रिक क्वेश्चंस बन सकता है कि नाबार्ड के रिलेटेड, एनएचबी ये सब के बारे में आपको पूछ सकते हैं, सेबी के बारे में करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, या आरबीआई के, जैसे मैंने बोला कि फंक्शन इनिशिएटिव्स वगैरह थोड़े बहुत देख जरूर लेना क्या कैसे होता है। मेनली आपको जो क्वेश्चंस है, जहां पर सी लिखा हुआ है करंट अफेयर्स है, ओके, जहां पर ओ लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव है, डी लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव है, तो इसका मतलब वो उस सेंट्रिक टॉपिक है वो। तो रोल ऑफ, जैसे मैंने बोला कि ये तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है, हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, जैसे यूएलआई वगैरह पर जो है आपको यूएलआई है कि यूएलबी है, ओके, तो वो उस पर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपका करंट अफेयर सेंट्रिक टॉपिक है, इस पर डिस्क्रिप्टिव भी फॉर्म कर सकते हैं कि जो अभी दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पर, उस पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओके, देन कम्स द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, यहां से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों बनता है। डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, ये करंट अफेयर सेंट्रिक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, यहाँ पर आपको मैंने लिस्ट करंट अफेयर्स में दे रखा था। ओके, आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, वो चीज़ आपको दिया हुआ है। रिसेंट आपको वो जो टेक्नोलॉजी वाला वो भी मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, और भी टॉपिक्स हैं, और भी आपका सिलेबस यहाँ पर भी है, 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं, और कुछ आपको सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल्स भी दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको 7 डेज देना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर डिस्क्रिप्टिव पूछे तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ, उसको एड्रेस कर पाओ। तो दो चैप्टर इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव्स, मुझे लगता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये इसी के अंदर आता है, फाइनेंशियल एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर, लेकिन आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं, आरबीआई कैसे इंटरवीन करता है, वो सब के बारे में आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेना, वो जरूरी होगा आपके एग्जाम के लिए। देन कम्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, इस साल मुझे लगता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्फ्लेशन पढ़ लेना। यूनियन बजट से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में रहता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, आप देख लो। 2024 का पेपर है, 2024 के पेपर में ईएसआई का क्वेश्चन यहाँ पर है 2024 का, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया इन लास्ट डिकेड एंड मेंशन डिजिटल इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 24-25। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन एनआईसीडीसी, एनआईसीडीसी वाज अनाउंस्ड इन बजट, तो एनआईसीडीसी पर क्वेश्चन पूछा उन्होंने। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट का पुराना प्रोग्राम है, हालांकि पिछले बार बजट में जो है उन्होंने 12 एडिशनल नोट जो है वो ऐड किए थे, तो ये चीज़ आपसे पूछा गया था। पिछले साल 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया हुआ था, तो इसीलिए ये जरूरी था कि डिजिटल रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में और डिजिटल के बारे में कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे यूनियन बजट में, तो लगा था मुझे कि यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मैं आपको सोशल इशू के बारे में बता दूं कि सोशल इशू पर अर्बनाइजेशन पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन पर है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से, तो पीवाईक्यू बेसिकली गिव्स यू अ रफ आइडिया अबाउट हाउ द क्वेश्चंस कुड बी फॉर्म ऑन डिफरेंट चैप्टर्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स वगैरह पर कैसे फॉर्म हो सकता है, बजट पर कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया देता है। ओके, तो जरूर पीवाईक्यू को चेक करना। यहां पर भी जो आरबीआई ने कुछ रिपोर्ट मेंशन कर रखे हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड बैंकिंग, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक सर्वे एंड मटेरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट, उन्होंने बोल रखा है। मैनेजमेंट तो मैंने बोल ही दिया आपको, मैनेजमेंट कंप्लीटली आपको 100% पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपका 65% मार्क्स जो है आता है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इन कमिंग वीडियो और भी चीजें बात करेंगे। ओके, तो फॉर नाउ टेक केयर। एफर्ट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, 100% आपको एफर्ट देना पड़ेगा, देन ओनली आपका एग्जाम क्लियर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि फेज 2 ही यहीं से आपका रियल सिलेक्शन शुरू होता है। ओके, आपका फाइनल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड आपको फेज 2 से स्टार्ट होता है। इफ यू स्कोर
10 मार्क्स से 15 मार्क्स एबव कट ऑफ, 15 या 20 15 मार्क्स आप एबव कट ऑफ कर लेते हो यहाँ पर, तो इंटरव्यू पर काफ़ी कम लोड पड़ जाता है, इंटरव्यू स्कोर्स पे काफ़ी कम डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको कब मेक श्योर कर पाओगे, जब आप फेज 2 को अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप आंसर राइटिंग कितने अच्छे से कर पाते हो। दूसरी बात मैटर करेगी कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए कितना अच्छा प्रैक्टिस किए हो, खास करके केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस को। और दूसरी बात ईएसआई ऑब्जेक्टिव को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो। लोग यहाँ पर 5 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखा है, दोज हु आर एबल टू स्कोर 75 मार्क्स इन ईएसआई, सॉरी 75 मार्क्स इन एफएम, 70 मार्क्स इन इंग्लिश, बट दे वर नॉट एबल टू स्कोर 10 मार्क्स इन ईएसआई ऑब्जेक्टिव। ओके, और उनका टोटल स्कोर वही 40-42 हो जाता है। इसलिए 30 मार्क्स उधर से किया उन्होंने और 10 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्या 40 मार्क्स, यहीं पर आप फेल कर जाते हो। ये नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू आर गेटिंग एटलीस्ट 55 मार्क्स इन ESI 2। इफ यू आर एबल टू मेक श्योर दिस थिंग, तो आपका अगर मान लो आप जो है 70 मार्क्स भी एफएम में करते हो, 65 मार्क्स भी आप जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में करते हो, 55 मार्क्स भी आप करते हो इधर, तो भी आपका कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे। इतना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, इससे ऊपर करने को सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ पर गए ESI में जो बिखर गए तो आपका फिर सिलेक्शन डूब जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी एनालाइज करना पड़ेगा, किस तरह से लोगों ने स्कोर किया, वो भी लोगों को, वो भी RTI के रिप्लाई में मिल गया है, सब अपलोडेड है। वो सब चीज़ों को एनालाइज करके अपने लिए एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, इससे ऊपर ही मुझे रहना है, इससे नीचे में मेरा काम खराब हो जाएगा। हालांकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, बट फिर भी आपको वो इम्पैक्ट वगैरह को सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।